हेलो दोस्तों, जीएस सुपर हॉर्नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के लिए कम से कम दो माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा कि एक माध्यम ये है ए और एक माध्यम है बी, ये दूसरा माध्यम है। अब जो है प्रकाश की एक किरण जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश की किरण आती है और एक मान लीजिए ये कोई तल होता है। ये क्या है? ये कोई तल है। ये कोई तल है। इसी तल पर प्रकाश की जो किरण है एक पॉइंट पर वो क्या करती है? टकराती है। मान लीजिए ये पॉइंट है, टकराती है इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर आकर इस तल से टकराती है और टकराने के बाद ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। दूसरे माध्यम में, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो या तो ये किरण अंदर की तरफ झुक जाएगी या तो ये किरण बाहर की तरफ झुक जाएगी। इसमें दो ही शर्तें होती हैं। या तो ये किरण अंदर की तरफ झुक जाती है, जैसा कि इसे इसमें आपको दिखाया गया है कि इस किरण का जो रूट होता है वो किरण को इस तरीके से आना चाहिए था, यहाँ से आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से न आके वो किरण यहाँ से आने लगी, इस जगह से आने लगी। यहाँ से ना आके वो किरण इस जगह से आने लगी। ठीक है, तो प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जैसे एक प्रकाश का पुंज है, इस रूट से यहाँ से आया, राइट। यहाँ से आने के बाद जो ये हमारा तल है, इस तल को क्रॉस करके वो फिर दोबारा इस माध्यम में, दूसरे माध्यम में एंट्री कर गया। यही अपवर्तन कहलाता है। यही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। जी दोस्तों, अब बात आती है कि आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रेज होती क्या है। तो इंसिडेंट रेज की मैं बात करूँगा तो ये जो रेज होती है ये इंसिडेंट रेज होती है, यानी कि जो ये किसी प्रकाशिक स्रोत से आती है। इसके बाद इंसिडेंट रेज के बाद आता है रिफ्रैक्टेड रेज, यानी कि अपवर्तित किरण क्या होती है। तो ये जो किरण है आपकी, जो क्रॉस करके ये आपकी प्लेन को क्रॉस करके जो इस अंदर की तरफ आ गई, उसी को हम कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। अब बात आती है कि एक होता है, क्या होता है? आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा कोण होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो कोण होता है ये, यानी कि ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन और ये इंसिडेंट रेज यानी कि आपतित किरण के बीच में ये जो एंगल है, ये एंगल, यही एंगल क्या कहलाता है? यही एंगल कहलाता है आपतन कोण, या इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब बात आती है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ये आपकी लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रेस। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या हम इन्हें हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। इसे किससे दिखाया जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से दिखाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और रिफ्रैक्टेड एंगल को हम किससे दिखाते हैं? हम आर से दिखाते हैं। यानी कि आपतन कोण को हम आई से, इसके बाद अपवर्तित कोण को हम किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस कंडीशन में जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो इंसिडेंस एंगल यानी कि आपतन कोण के एंगल से अपवर्तित कोण बड़ा होगा। यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें जो है आर का जो वैल्यू होगा वो आई की वैल्यू से छोटा होगा। आर की वैल्यू किससे होगी? छोटा होगा। ये हमने एन ए से डिनोट किया है। एन ए क्या है? ये जो ए मीडियम है उसका अपवर्तनांक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
और एन बी क्या है, ये दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। अगर एन बी की जो वैल्यू होगी, ये एन बी की वैल्यू एन ए की वैल्यू से बड़ा होगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एन बी की वैल्यू अगर एन ए से बड़ा होगा तो जो आर की वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी, जो आर की वैल्यू होगी वो आई से क्या होगा, छोटा होगा, वाई से क्या होगा, छोटा होगा। अगर एन बी की जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन बी यानी दूसरे मीडियम का फर्स्ट मीडियम के कंपेयर में ज़्यादा है तो एंगल छोटा होगा, यही मेन कंडीशन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा पहले वाले माध्यम के, तो जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस माध्यम में जब कोई रेज या कोई किरण जाएगी तो वो सीधे अंदर की तरफ यानी कि नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाएगी, और उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड एंगल यानी कि जो वैल्यू आर की होगी, आर की वैल्यू हमेशा किससे होगी, आई से छोटा होगा, ये हमने बता दिया है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हो अगेन, जैसे ये है, ये हमारा एयर मीडियम है, ये हमारा कौन सा मीडियम है, एयर है, और नीचे हमारा कौन सा मीडियम है, ये हमारा ग्लास मीडियम है। अब जो ग्लास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 पॉइंट के समथिंग है, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो एयर के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे ही जो रेज़ ऑफ लाइट है, ये जैसे रेज हैं, ये रेज जैसे आगे की तरफ मूवमेंट करेगी तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल है आपका 60 डिग्री का। 60 डिग्री के इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे आई, यानी कि ये है आपका जो आई है वो आपका इंसिडेंट एंगल है। अब ये एंगल क्या है, ये एंगल है आपका आर, आर क्या है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वो ज़्यादा है किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में, तो आर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो आपको इस फिगर के माध्यम से भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि आई की वैल्यू आर से बड़ी है, यानी कि आर की वैल्यू आई से छोटा है, यानी कि जिस मीडियम में एंगल छोटा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होगा उस मीडियम में एंगल क्या होगा, छोटा होगा, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में एंगल बड़ा होगा। यही इनका मेन कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये है आपका डिफरेंट टाइप के, जैसे ये है आपका वाटर, ये है आपका वाटर हुआ, ये आपका ग्लास हुआ, ये आपका डायमंड हुआ। इन तीनों मीडियम में, और ऊपर क्या है, तीनों में, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है, इसमें भी एयर है। एयर के कंपैरिजन में हम डिफरेंट मीडियम में एंट्री कराते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे आपको ये एंगल दिया गया, ये एंगल ऊपर 45 का है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सभी एंगल जो हैं वो, जो इंसिडेंट एंगल वो भी 45 के हैं, इसमें भी 45 का है, क्योंकि ऊपर का जो मीडियम है वो है एयर। नीचे अब हम आते हैं, जैसे नीचे आते हैं डायमंड में। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास के कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में ज़्यादा होगा, इसलिए डायमंड में जो आर की वैल्यू होगी यानी कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो दोनों मीडियम के अगेंस्ट छोटा होगा। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है तो यहाँ पर 17 डिग्री है, इसमें 45 है, इसमें क्या है 28 डिग्री। इसका जो एंगल है इसके एंगल से ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगा। अब बात आते हैं हम वाटर पर। वाटर का जो एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है, वो इन दोनों मीडियमों के कंपेयर में, जैसे आपका ग्लास के कंपेयर में, डायमंड के कंपेयर में जो एंगल है वो बड़ा है। एंगल इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनके कंपेयर में, ग्लास के कंपेयर में, डायमंड के कंपेयर में कम है, इसलिए इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, इसलिए इनका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर है वो बड़ा है। इससे मान लीजिए R1 है, ये है आपका R2 है, ये है आपका R3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो N1 जो है छोटा है इसके लिए, ये है आपका N2 इससे छोटा है, और ये है आपका N3।
यानी कि इस कंपेयर में आप इन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू इन चीज़ों का एंगल पता लगा सकते हो कि किस डायरेक्शन में, किस मीडियम में एंगल बड़ा होगा, किस मीडियम में एंगल छोटा होगा। जी दोस्तों, अब आती है बात कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला कैसे जाएगा। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। n मान लीजिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब जो लाइट की वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होगा, वैक्यूम में यानी कि निर्वात में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, हमें ज्ञात करना है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए वैक्यूम में जो लाइट हो की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी उसी से डिवाइड करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। जी, जैसे इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स हमें निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल, यानी कि ये आपका जो है स्पीड ऑफ जो लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी एयर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन उस पर्टिकुलर मीडियम में, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या निकल जाएगा, हमें निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। जी दोस्तों, अब रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ जो लाइट होती है उस मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट इन सिलेक्टेड मीडियम, यानी कि स्पीड किसी मीडियम में जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका उतना कम होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की स्पीड ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। अगर स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा होगा। वो लाइट की स्पीड पर निर्भर करता है। जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिस मीडियम में स्पीड कम उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसके इन प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम में। ठीक है, इस जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो कैसे किया जाता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अक्सर इसमें लिखा जाता है n/1। इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड की लाइट होगी उसको सेकंड मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसे पढ़ा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसे ऐसी तरीके से पढ़ा जाता है। ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख दिया किसी चीज़ में n/1, तो ये देखा जाएगा इसमें एक कंडीशंस लागू होगी कि इसको पढ़ा कैसे जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और फार्मूले में जब सेकंड सेट करेंगे तो उन्हें इस तरीके से सेट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, इस यानी कि जो स्पीड की लाइट इसमें होगी इसके बाद डिवाइड किससे होगा, वो इससे होगा, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक रंगीन कांच, क्या है, एक रंगीन कांच की बॉटल है जी, जैसा कि ये आपको दिख रहा एक रंगीन है कांच है। मान लीजिए वाइट भी कांच हो सकता है। अब इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें रंगीन जल भरा हुआ है। अब जैसे ये लाइट है, ये लाइट इसके अंदर आ रही है और जैसे ये ग्लास पर पड़ती है तैसे ये लाइट अंदर की तरफ झुक जाती है, यानी बेंट हो जाती है। फिर जब ये बाहर की तरफ निकलती है फिर अपने रूट पर ये उसी तरीके से वापस चली जाती है। तो ये किसके लिए, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, मान लीजिए इस तरीके से जो यहाँ पर मीडियम होगा, ये मीडियम मान लीजिए क्या होगा, एयर मान लिया। ये मीडियम क्या हो गया, मान लीजिए ग्लास मान लिया, ये ग्लास हो गया। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये मान लीजिए वाटर भरा हुआ। फिर क्या भरा हुआ है, फिर एयर है। अब एयर से किस में आया, ग्लास में बेंट होगा, फिर आया वाटर में,
अलग मीडियम है, बेंट होगा। फिर आया एयर में, अलग मीडियम है, बेंट होगा। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर ये अंदर टर्न हुआ नज़र आ रहा, बेंट हुआ नज़र आ रहा और झुका हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, एक गिलास है, कांच का गिलास है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है और पानी में एक पेंसिल डाला हुआ है। जब हम ऊपर से इस पेंसिल को देखते हैं तो हमें इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है, यहाँ पर पेंसिल अंदर की तरफ टूटा हुआ नज़र आता है। अंदर की तरफ क्या हुआ? टूटा हुआ नज़र आता है। अब ये किसकी वजह से होता है? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, क्योंकि ये बाहर है, एयर वाला मीडियम है आपका। इसके बाद अंदर जाएगा तो ये कौन सा मीडियम है? ये है आपका वाटर वाला मीडियम। ये है आपका वाटर वाला मीडियम। तो एयर से वाटर में जाएगा तो ये धीरे से बेंट हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर के कंपेयर में ज़्यादा होता है। जी दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसा कि आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, ये प्रिज्म है और ये आपकी लाइट की बीम है। ये लाइट की बीम है, ये आपका लाइट का बीम है, ये इस पर प्रिज्म पर पड़ता है। और ये क्या है आपका? ये प्रिज्म है आपका, ये आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर पड़ता है तो ये सभी लाइट देखिए अंदर की तरफ बेंट हो रही हैं। अंदर की तरफ बेंट हो रही नहीं हो रही? अंदर की तरफ झुक रही हैं। ऐसा इस वजह से होता है। ये बाहर क्या है? बाहर है एयर। इसके बाद ये क्या है? प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म है ग्लास है। ग्लास के अंदर जैसे पड़ेगा वो अंदर की तरफ बेंट हो गया, ये अंदर की तरफ देखो यहाँ बेंट हो गया। जैसे ही एयर की तरफ निकलेगा तो ये दोबारा बेंट हो जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रोसेस में। जैसे हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पानी के अंदर कुछ मछलियाँ हैं। जैसे ये है, ये दो मछलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं और इसके ऊपर क्या है? कौन सा मीडियम है? ये है आपका एयर मीडियम है। और ये कौन सा मीडियम है? आपका वाटर मीडियम है। आपको पता है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एयर की तुलना में ज़्यादा होगा। तो जब रेज, ये वाली रेज अंदर की तरफ आएगी, जैसे ये वाली रेज अंदर की तरफ आएगी तो ये सीधा पानी में जैसे एंट्री लेगी तो ये इस फॉर्म में बेंट हो जाएगी, राइट है। अब बात आती है, अब होता क्या है कि ये लीगर, जो ये मछली है वो लीगल मछली है कि मछली यहाँ पर है, लेकिन हमें नज़र कहाँ पर आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा हो रहा है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि ये रेज जो है वो ऐसे आना चाहिए था, इस रेज को ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, राइट, इस तरीके से आना चाहिए था। लेकिन कुछ कारण बस वो रेज उस तरीके से न आके वो यहाँ पर आके बेंट हो गई। जब यहाँ पर आके बेंट हो गई तो जो लीगल फिश होगी, जो लीगल मछली होगी, वो होगा हमारा इस पोजीशन पर होगा, लेकिन नज़र हमें आएगा इस पोजीशन पर। और ऐसा ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। थैंक यू, धन्यवाद।